बात बहुत ही पुरानी है। लखनपुर राज्य में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसका बेटा राजू और उसकी पत्नी सीमा रहती थी। राजू एक बहुत ही शरारती लड़का था। वो हमेशा शरारत करता रहता था और जब भी मोहन उससे कहता, राजू, तू हमेशा झगड़े, मारपीट और शरारत करने में ही समय बिताता है। तू मेरे साथ खेतों पर चल, वहाँ पर चलकर मेरे साथ मेरे काम में हाथ बटाया कर। नहीं पिताजी, मैं खेतों पर नहीं जाऊँगा, मैं भी छोटा हूँ। ऐसे ही कुछ साल बीते। राजू बड़ा हो गया तो एक दिन मोहन ने उससे कहा, बेटा, अब मैं उम्र के हिसाब से कुछ थकान महसूस करने लगा हूँ। भगवान की दया से अब तुम काम करने लायक हो गए हो। अब तुम हमें काम करके खिलाओ। पिताजी, आपने मुझे इतने दिनों तक खिलाया पिलाया है, कुछ दिन और खिलाओगे पिलाओगे तो क्या हो जाएगा? राजू की ये बात सुनकर मोहन चुप हो गया। मोहन के समझाने का राजू पर कोई असर नहीं पड़ता और वो रोज की ही तरह इधर उधर घूमता रहता। और फिर इसी तरह कई साल और बीत गए। बेटा, अब तो तुम्हारे दाढ़ी मूंछ भी निकल आई है। अब तो तुम काम काज करो ना। अब तो मैं सचमुच ही बूढ़ा हो चुका हूँ। पिताजी, आप दोनों मेरे माता पिता हो। आपने ही मुझे पैदा किया है। मुझे जीवन भर खिलाने का आपका फर्ज है। आप अपने फर्ज को निभाओ। मैं तो कोई काम काज नहीं करने वाला। ये कहकर राजू वहाँ से चला गया। सीमा, मैं तो राजू को समझा समझा कर थक गया हूँ। उसे सुधारने का मुझे कोई उपाय नजर नहीं आता। क्या करूं? क्या मैं इसी तरह अपने बुढ़ापे में ही खेतों में काम करता रहूंगा? आप इस तरह दुखी मत होइए। आप सरपंच जी के पास जाकर राजू की शिकायत कर दीजिए। तो सरपंच जी उसे बुलाकर कुछ समझा देंगे या डरा धमका देंगे। हाँ सीमा, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मुझे ऐसा ही करना चाहिए, वरना मैं तो इसे कभी नहीं सुधार सकता। उसी दिन मोहन सरपंच जी के पास चला गया। सरपंच जी, मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ। अब आप ही मुझे उस मुसीबत से बचा सकते हैं। कहो मोहन, तुम्हें क्या परेशानी है? सरपंच जी, मेरा एक ही बेटा है राजू, इस आस के साथ कि वो बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। मैंने उसे बड़े ही लाड प्यार से पाला। अब जबकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरा बेटा राजू मेरा कोई भी काम नहीं करता। वो दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ इधर उधर घूमता रहता है और लोगों को शरारत करके परेशान करता रहता है। और जब मैंने उसे समझाया तो वो मुझसे कहता है कि वो जीवन भर कोई काम धाम नहीं करेगा। मुझे उसे जीवन भर काम करके खिलाना पड़ेगा। तुम्हारा बेटा तो बहुत स्वार्थी है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं इसे सबक जरूर सिखाऊंगा। रमेश, तुम जाकर इसके बेटे राजू को बुलाकर लेकर आओ। फिर सरपंच जी का आदमी जल्दी से गया और राजू को ढूंढकर सरपंच जी के पास ले आया। राजू, क्या ये तेरे पिता है? हाँ सरपंच जी, ये मेरे पिता है। क्यों रे राजू, तू इतना जवान और इतना हट्टा कट्टा है, फिर भी तू कोई काम धाम क्यों नहीं करता? अपने बूढ़े माँ बाप को कमा कर क्यों नहीं खिलाता पिलाता? सरपंच जी, मैं कामकाज करूँ भी तो क्या करूँ? मैंने आज तक कोई भी कामकाज नहीं सीखा और अब कामकाज सीखने की मेरी उम्र नहीं रही। राजू, तुझे ऐसा कहते बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही? तुम चाहे कुछ भी काम करो, मजदूरी करो या चोरी चकारी करो या डाका डालो, ये तुम्हारी इच्छा है, लेकिन तुम्हें अपने माता पिता को खिलाना पिलाना ही पड़ेगा। और खबरदार, अगर मुझे फिर से तुम्हारे खिलाफ कोई शिकायत सुनने को मिली तो मैं बिल्कुल भी तुम्हें बख्शूंगा नहीं। सरपंच जी की ये बात सुनकर राजू मन ही मन सोचने लगता है। पिताजी ने सरपंच जी से मेरी शिकायत करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। यहाँ सरपंच जी ने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। फिर राजू और मोहन अपने घर आ जाते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर, अरे तू सुबह सुबह बन ठन कर कहाँ जा रहा है? पिताजी, आपने कल मेरी सबके सामने बहुत बेइज्जती करवाई थी, इसलिए मैंने सोच लिया अब मैं इस घर को छोड़कर जा रहा हूँ। आज के बाद आपको गांव वालों से मेरे लिए कुछ भी सुनने को नहीं मिलेगा। ठीक है पिताजी, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपको तभी मेरी शक्ल दिखाऊंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। अरे अरे राजू, मेरी बात तो सुनो। लेकिन राजू मोहन की
एक न सुना और वहाँ से चला गया। ये इसको अब नया ही भूत सवार हुआ है। मैं भी देखता हूँ कितने दिन घर के बाहर रहता है। और उधर राजू चलते चलते गांव से निकलकर एक जंगल में पहुंच गया। उसे डर लगने लगा। हे राम, मैं ये कहाँ आ गया? मुझे तो यहाँ केवल दूर दूर तक जंगल ही दिखाई दे रहा है और यहाँ जरूर जंगली जानवर भी रहते होंगे। मैं तो घर से ये सोचकर निकला था कि अब मैं कुछ बनकर ही पिताजी को अपनी शक्ल दिखाऊंगा, लेकिन अब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो आगे चलता हूँ। क्या पता मेरी फूटी किस्मत चमक जाए। ऐसा सोचकर राजू आगे बढ़ गया। थोड़ा आगे चलने पर रास्ते में उसे एक साधु बाबा पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं, तो वो उनके पास जाता है। बाबा जी, आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हैं? क्या आपका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है जो आप यहाँ अकेले बैठे हो? बेटा, मैं इसी जंगल में रहता हूँ और यहाँ से आने जाने वाले लोगों से मांगकर खा लेता हूँ। और अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो तुम मुझे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। बाबा की ऐसी बात सुनकर राजू अपने मन में सोचने लगा। मेरे पास तो काफी खाना पड़ा है। यदि मैं इस बाबा को थोड़ा सा खाना दे दूंगा तो इनका पेट भी बढ़ जाएगा और खाना खराब होने से भी बच जाएगा। ठीक है बाबा, यदि आपको खाना खिलाने में मेरा भला हो सकता है तो मैं जरूर आपको कुछ खाने को दूंगा। भगवान तुम्हारा भला करे। ऐसा कहकर बाबा खाना खाने लगते हैं और राजू अपने मन में सोचता है, चलो, जिंदगी में पहली बार मेरे हाथों कोई अच्छा काम हुआ, वरना आज तक तो लोग मुझे शरारती ही कहा करते थे। खाना खाने के बाद बाबा राजू से कहते हैं, मैं तुम्हारे व्यवहार से बहुत खुश हुआ बेटा। अब तुम मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? अरे बाबा, आप ये क्या बोल रहे हो? आप इस उम्र में क्या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आपके पास मुझे देने के लिए कुछ होगा। बेटा, तुम मेरे हाल पर मत जाओ, तुम बस अपनी इच्छा बताओ। यदि ऐसी बात है बाबा, तो आप मुझे जो भी आपके पास कीमती वस्तु है वो मुझे दे दीजिए। फिर बाबा ने अपनी झोली से एक मोतियों की माला निकाली और राजू को देते हुए कहा, तुम इस मोतियों की माला को पहन लो। ये मेरे पास सबसे मूल्यवान वस्तु है, साथ ही तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन का मूल्य भी है। अरे बाबा, ये तो एक साधारण सी मोतियों की माला है। ये कोई साधारण मोती की माला नहीं है, बल्कि जादुई मोती की माला है। इस माला को तुम जैसे ही पहनोगे और हाथ लगाओगे तो एक जादुई तोता इससे बाहर निकल कर आएगा और वो तोता तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक ये माला तुम्हारे पास रहेगी वो तोता जब तक ही तुम्हारा गुलाम रहेगा। वाह, फिर तो मैं सबको दिखा दूंगा कि राजू मूर्ख या शरारती नहीं, बल्कि दुनिया में सबसे लायक और सुशील और महान इंसान है। फिर राजू वो माला पहनकर आगे बढ़ जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद, ये माला क्या वाकई में एक जादुई माला है? क्यों ना मैं एक बार इसे आजमा कर देखूं, कहीं बाबा ने मुझे मूर्ख तो नहीं बनाया। फिर राजू रुककर उस माला पर हाथ रखता है। तभी वहाँ एक तोता प्रकट हो जाता है। मैं तोता, क्या हुक्म है मालिक आपका? प्यारे तोते, मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, तो तुम मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन और जल लेकर आओ। जैसी इच्छा मालिक आपकी। इतना कहकर तोता अपने जादू से स्वादिष्ट पकवान की एक थाली प्रकट कर देता है। भोजन हाजिर है मेरे मालिक। कमाल है, इतना स्वादिष्ट खाना तुम मेरे लिए लेकर आए हो। अब तो इसे खाकर मजा ही आ जाएगा, क्योंकि कई सालों बाद मुझे इतना स्वादिष्ट खाना खाने को मिला है। जरूर वो बाबा एक चमत्कारी बाबा है, जिसने मेरी परीक्षा लेने के बाद मुझे उपहार में ये जादुई मोतियों की माला दी है। फिर जब राजू ने खाना खा लिया तो तोते ने अपने जादू से उस थाली को गायब कर दिया। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है मेरे मालिक? प्यारे तोते, क्या तुम मुझे ये रामनगर लीजिए मेरे मालिक, मामा के अपन पास रामनगर पहुंचा की सकते सीमा पर हो? पहुंच तुमसे गए मिले हैं। मुझे काफी मालिक, समय हो अब गया मेरे लिए है। क्या क्यों आज्ञा नहीं है? मालिक? अब तुम गायब हो जाओ और जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी जब मैं तुम्हें बुला लूंगा। अरे हाँ, लेकिन एक बात बताते जाओ, इस समय मेरे मामा के घर में खाने में क्या बना होगा? जो हुक्म मेरे मालिक। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी बताता हूँ। फिर थोड़ी ही देर में तोते ने
अपने जादू से पता लगा लिया। मालिक, आज तो आपके मामा के यहाँ बहुत स्वादिष्ट पकवान बने हैं, जलेबी, खीर, लड्डू। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ठीक है, अब तुम गायब हो जाओ। फिर तोता वहाँ से गायब हो गया और राजू अपने मामा के घर की ओर निकल पड़ा। प्रणाम मामा जी। सदा सुखी रहो राजू बेटा। लेकिन बेटा, आज तुम्हारा अचानक यहाँ आना कैसे हुआ? तुम्हारी माँ तो ठीक है ना? सब ठीक ठाक है मामा जी, माँ भी बिल्कुल सही है। बहुत महीने हो गए थे आपकी तरफ से ना कोई खत मिला था और ना ही कोई संदेश, इसीलिए माँ ने मुझे आपके हालचाल पता करने के लिए भेजा है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम यहाँ आ गए। तुम्हारी मामी भी तुम्हें देखकर यहाँ बहुत खुश होगी। रुको, मैं भी तुम्हारी मामी को बुलाता हूँ। अरे ओ अनीता, कहाँ हो? जरा यहाँ आओ। तभी वहाँ अनीता आ जाती है और फिर वो सभी लोग आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। अरे मामी जी, जो आपने इतने स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं, खीर जलेबी, वो तो मुझे खिलाओ। राजू, तुम्हें कैसे पता चला कि आज मैंने खीर जलेबी बनाई है? क्या तुमने कोई ज्योतिष विद्या सीखी है क्या? हाँ मामी जी, मुझसे खेती का काम नहीं होता, इसलिए मैंने ज्योतिष विद्या सीखी है। मैं अपनी ज्योतिष विद्या के बल पर कुछ भी बात बता सकता हूँ। मैं किसी भी खोई हुई चीज का पता भी बता सकता हूँ, हर प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ। अरे वाह राजू, तुमने तो ये बहुत ही अच्छा काम किया है और हम तो वही किसान के किसान और अनपढ़ ही रह गए। मामा की ऐसी बात सुनकर राजू बहुत खुश हो गया। अरे मामा, आप चिंता मत करो। अब जब मैं यहाँ आ ही गया हूँ तो मैं आपको भी कुछ बनाकर ही वापस जाऊँगा। देखना जब आप अपने दोनों हाथों से किस तरह धन को बटोरोगे। राजू, क्या तुम बिल्कुल सच कह रहे हो? मामी जी, अब मुझे खाना खिला दो, अब मुझे बड़ी जोरों की भूख लग रही है। हाँ हाँ राजू, तुम जल्दी से हाथ पैर धोकर आ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ। फिर दूसरे दिन से ही राजू की मामी अनीता गांव में जहाँ कहीं भी जाती वहाँ मुफ्त में ही राजू की ज्योतिष विद्या का विज्ञापन कर देती। ये बात सुनकर गांव की एक औरत बोली, मैं कल ही तुम्हारे घर आऊंगी। यदि राजू की पता हुई बात से मेरी अंगूठी मिल गई तो मैं उसको अपने घर भोजन पर बुलाऊंगी। हाँ हाँ बहन, जरूर आना। हमारा राजू तुम्हारी खोई हुई अंगूठी का पता जरूर बता देगा। फिर अगले दिन जब वो औरत अनीता के घर पहुंची तो राजू उसकी सारी बात सुनकर बोला, आप चिंता ना कीजिए चाची जी, और आप सब बाहर जाकर बैठो, मैं भी आपको आपकी अंगूठी के बारे में पता करके बताता हूँ। बहुत अच्छा राजू, हम अभी बाहर चले जाते हैं। मामी और उस औरत के कमरे से बाहर जाने के बाद राजू ने अपने मोतियों की माला पर हाथ रखा और जादुई तोता को बुलाया और उसे सारी बात बता दी। तो उस जादुई तोते ने अपनी जादुई शक्ति से उस औरत की अंगूठी के बारे में पता करके राजू को बता दिया और वहाँ से गायब हो गया। तो राजू ने उस औरत को अंदर बुलाया। सुनो चाची जी, आपकी अंगूठी चोरी नहीं हुई है, बल्कि आपकी गाय उस अंगूठी को चारे के साथ खा गई है। आप उसे बहुत सारा चारा खिलाइए तो गोबर के साथ ही आपकी अंगूठी बाहर आ जाएगी। उस औरत ने घर जाकर अपनी गाय को बहुत सारा चारा खिलाया। खा खा गोरी, तू बहुत सारा चारा खा। फिर अगले दिन जब गाय ने गोबर किया तो उस गोबर में वो अंगूठी मिल गई। अरे वाह वाह, मिल गई मेरी कीमती अंगूठी। इस तरह रामनगर और उसके आसपास के गांव में राजू पंडित की चर्चा होने लगी। अरे भाई, मेरी बकरी नहीं मिल रही, क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तुम अपने गांव के राजू पंडित के पास चले जाओ तो तुम्हें वो बकरी क्या उसके पूरे खानदान का पता चल जाएगा। फिर वो आदमी राजू के पास पहुंचा। राजू, मेरी बकरी खो गई है, क्या तुम मेरी बकरी का पता बता सकते हो? तो फिर राजू ने उसे बाहर भेज दिया और अपनी जादुई तोता की मदद से उसकी बकरी का पता लगा लिया। तुम्हारी बकरी तुम्हारा बेटा ही चुराकर रतनगढ़ के मेले में बेचने के लिए चला गया है। क्या उस नालायक की इतनी हिम्मत हो गई? मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। राजू इसी तरह महान बनता चला गया। हर प्रश्न का उत्तर जो जादुई तोता बताता और नाम राजू का हो जाता। कुछ ही महीने में मामा का साधारण सा घर एक बड़ा सा घर बन गया। फिर ऐसे ही कुछ साल बीत गए।
सुनते हो, मैं सोच रही हूँ अपने राजू की शादी करा दे तो अच्छा होगा। वैसे भी राजू के लिए बहुत से रिश्ते हमारे पास आ चुके हैं। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। अपने गांव के सेठ मनीराम जी का प्रस्ताव मान लूं। उनकी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। तो फिर आप शुभ काम में देरी मत कीजिए। ठीक है, तो फिर मैं आज ही सेठ जी को यहाँ बुला लेता हूँ। फिर शाम होने पर सेठ जी राजू के मामा के यहाँ आ गए और खुशी खुशी अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया। अब मुझे आज्ञा दीजिए भाई, मैं चलता हूँ और जाकर अपने गांव के पंडित से विवाह का शुभ मुहूर्त निकलवा लेता हूँ। ठीक है सेठ जी। विवाह तिथि तय होने के बाद राजू के मामा ने अपने नौकर को राजू के घर भेज दिया। नौकर राजू के जाकर राजू के पिताजी से बोला, राजू भैया का विवाह हमारे गांव के सेठ मनीराम जी की बेटी के साथ तय हो गया है। राजू के मामा जी ने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। आप इसी समय मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं, मैं उस नालायक के विवाह पर हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम अपने मालिक से कहना कि वो जो उचित समझे वो करे। नौकर के बहुत समझाने पर भी कि अब राजू बहुत महान बन गया, फिर भी राजू के पिता वहाँ शादी में जाने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो नौकर वापस रामनगर लौट गया और बिना पिता की मौजूदगी में ही राजू का विवाह बड़ी ही धूमधाम से करा दिया गया। चल बे गधे, अब जल्दी घर भी चलेगा या यहीं रात करेगा? खाने में तो कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर चलने में इतनी कंजूसी क्यों करता है? मर गया रे। इस धोबी ने तो कपड़े लाद लाद कर मेरा कचूमर निकाल दिया है। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ, मुझे इस धोबी से बचा लो भगवान। इस तरह से गधा जब भी बोझा लाद कर आता तो कराहते हुए भगवान को याद करता। एक दिन ले खा 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 के तो गैंडा हो गया है, लेकिन काम करने में तेरी नानी मरने लगती है। फटाफट खा ले और चल, कपड़े लेने जाना है। अब चलेगा भी या तेरे लिए डोली मंगाऊं? चल। हे भगवान, मुझे इस धोबी से बचाओ। यह गधा रोज मुझे सच्चे मन से याद करता है। इसकी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। अब मुझे इसको दर्शन देना चाहिए। ऐसा सोच भगवान उस गधे के सामने प्रकट हुए। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं गधा, कहो क्या बात है? तुम इस तरह से मुझे रोज रोज क्यों ध्यान करते हो? तुम्हारे मन में जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं उसे पूरा करने के लिए आया हूं। हाँ, ये कौन आ गया भगवान बनकर? भगवान तो ये हो नहीं सकते। ये जरूर उस धोबी की ही चाल है। ये वही है जो मुझे भगवान बनकर ठगना चाहता है। अरे क्या सोच रहे हो गधे? मांगो, क्या मांगते हो? मैं सोच रहा हूँ प्रभु कि मैं आप जैसा नहीं हूँ। गधा हूँ पर मूर्ख नहीं हूँ। मुझे समझ में आती है भगवान में और धोबी में फर्क। मैं उतना बेवकूफ नहीं हूँ। अब मैं तुम्हें कैसे विश्वास दिलाऊं गधे? तब एक बात बताइए भगवान, सब तो मुझे गधा समझते ही हैं, क्या आप भी मुझे गधा ही समझते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम तो गधेराज हो। गधे ने जैसे ही यह सुना वह खुश हो गया। फिर गधे ने कहा, भगवान, मुझे अब इस धरती पर रहने की लालसा नहीं है। मुझे भी अपने साथ स्वर्ग ले चलें प्रभु। मैं तुम्हारे भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं गधेराज, ऐसा ही होगा। गधा भी भगवान के साथ स्वर्ग चला गया। भगवान, आपने तो मुझे सच के स्वर्ग में ला दिए। अब तो मैं यहाँ खूब मजे से रहूंगा। हाँ गधेराज, अब से तुम यहाँ खूब आराम से रहो। अब गधा वहां खूब मौज से रहने लगा। बागों में हरी हरी घास खाता और दिन भर घूमता रहता। कुछ दिन बीतते हैं। अब गधे को वहां बहुत अकेला सा लगने लगा था। एक दिन भगवान उसका हाल चाल जानने आए। क्यों गधेराज, दिन तो मौज से बीत रहे हैं ना?
वह बहुत उदास और मायूस होकर भगवान से कहता है, भगवान, मैं यहाँ बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे मेरे साथियों की बहुत याद आ रही है। अगर उन्हें भी आप यहाँ बुला लें तो बहुत अच्छा रहेगा भगवान। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज, तुम्हारे साथियों को भी बुला लाता हूँ। ऐसा बोल भगवान अंतर्ध्यान हो गए और पृथ्वी से कुछ और गधों को लेकर वहां गए। ये लो गधेराज, मैं तुम्हारे साथियों को भी ला दिया। अब इन सब के साथ तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। अब गधा बहुत खुश हुआ। अपने साथी गधे को लेकर बागों में घास खाने चला गया। जब घास खाकर सारे गधे एक साथ जमा होते हैं तो सभी गधों ने गाना गाना शुरू किया। सभी गधों ने अपने आवाज से पूरे स्वर्ग को संगीतमय बना दिया। जब उसकी आवाज से स्वर्ग की शांति भंग होने लगी तो भगवान वहां आए। ये तुम क्या कर रहे हो गधेराज? तुम्हारे कारण स्वर्ग की शांति भंग हो रही है। हम तो गाना गा रहे हैं भगवान। हमारे गाने से मन को शांति मिलती है भगवान। लेकिन गधेराज, यह धरती नहीं स्वर्ग है, और यहाँ आपकी यह ढेचू ढेचू की आवाज नहीं चलेगी। यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आवाज पर अंकुश लगाना होगा। भगवान, तब तो ये सरासर जास्ती हुई। क्या हमें बोलने का अधिकार नहीं मिलेगा? फिर मैं अपने सुरीली आवाजें किसको सुनाऊंगा? गधेराज, तुम्हारे आवाजों से हमारे ध्यानों में विघ्न पड़ रही है। ये हमारी आखिरी चेतावनी समझो और इस पर अमल करो। भगवान, अगर ऐसी बात है तो मुझे नहीं रहना है यहाँ। हमें हमारे धरती पर भेज दो। वहाँ हम लोग कम से कम आजादी से बोल तो सकते हैं। जैसी तुम्हारी इच्छा गधेराज। जब तुम्हारी इच्छा धरती पर ही जाने को है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? चलो, मैं तुम्हें धरती पर भेज देता हूँ। गधे ने जब धरती पर जाने की बात सुनी तो वह खुशी से झूमने लगा। तभी चल उठ जा गधे, कब से लगातार चिल्लाया जा रहा है, हैं? न जाने दिन में सोया सोया कौन सा सपना देखता रहता है। गधा घबरा कर उठता है। हाँ, क्या मैं ये सब सपने में देख रहा था? अब चल जल्दी से खाना खत्म कर और फिर कपड़ा लेने जाना है। और हाँ, दोबारा सो मत जाना। चलो, सपने में ही सही स्वर्ग के दर्शन तो हो गए, लेकिन मुझे स्वर्ग से अधिक प्यारी यह धरती ही है। अब से मैं इच्छा भर के सबको अपने गाने तो सुना सकता हूँ।